अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। राह अलिफ ईशा रहमान किस्त नंबर 2। ज़ाले गदीम के बगैर कोई भी काम सर अंजाम देने से हर कोई गुरेज करता था। आखिर थी वो आलम विला की मजबूत सतून। कदीम आलम की गाड़ी आलम विला दाखिल हुई तो लॉन में खड़े आलम साहब ने एक भरपूर निगाह इन पर दौड़ाई। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वो गर्मजोशी से आ मिले तो आलम साहब ने उसका चेहरा हाथों में थामे पेशानी पर बूसा दिया। वालेकुम सलाम। घर की रौनक तो अब घर में दाखिल हुई है। वह मुस्कुराई। साले के एन मुताबिक सबने इसका वेलकम भरपूर तरीके से किया था। अफीफ़ा और अफाफ बेगम तो अपने सामने स्ट्रीम गर्ल को देखते फूले नहीं समा रही थी। साले की अफीफ़ा के मैसेजेस पर थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी और वो इसके फैंस में अव्वल नंबर पर थी। स्काई ब्लू कलर के सादा पैरों को छूती फ्रॉक पहने हम रंग दुपट्टा सर पर सजाए, शानों के गिर्द सफ़ेद और भूरे रंग की शाल फैलाए वो स्ट्रॉन्ग लग रही थी। और बासित की नज़र उसके नाक के गिर्द महफूज नोज़ पिन पर थी। दादों से लिपटी वो हर किसी के सवालात के जवाब फुर्सत से देने में मसरूफ़ थी। अजीम और हैदर आलम मंजिल में मौजूद नहीं थे। तुम्हारी स्टडी कैसी जा रही है लाला? आफाफ बेगम ने सवालात का सिलसिला शुरू किया। काफ़ी अच्छी। 4th सेमेस्टर जारी है अब। इंशाल्लाह इसके बाद रिसर्च स्टार्ट होगी। दैट्स गुड। और इसके बाद क्या करने का इरादा है? बाद की तो अल्लाह ही बेहतर जाने ताईजान। इरादा तो बड़ा है। अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करें, आमीन। सब ने बैक वक्त कहा तो कदीम साहब के साथ साथ ताहिरा बेगम ने आंखों में चमक लिए अपने नूरे चश्म को देखा। दादा जान, मुझे आपसे ज़रूरी बात करना है। शाम फ्री होकर तफसील से। ज़रूर बेटा। फिलहाल ज़मीनों पर जा रहा हूँ। अजीम वही है। वापसी पर तफसीलात से बात करते हैं। वो समझ चुके थे कि वो क्या बात करना चाह रही है। अरे दुल्हन नज़र नहीं आ रही? कहाँ है वो? वो कमरे में है अपने। इसकी कुछ दोस्तें आई हैं मिलने। साले की बात पर फरकंदा बेगम हैदर आलम की जोरजा उन्होंने आगाह किया तो यह इस बात में सर हिला गई। मैं इससे मिलकर आती हूँ दादू। ये कहती वो सीढ़ियाँ फलांगती ऊपर की तरफ चल दी। इम्तिसाल अपनी हमदर्द को देखती कुछ आपदीदा सी हुई। अरे यार, तुम तो ऐसे अफसरदा हो रही हो जैसे परदेश को निकल रही हो। एक घर से निकलकर दूसरे घर ही तो जाना है ना, वो भी अपनों में। बदर भाई की तो खुशी देखने लायक थी जब बात तय हुई थी। कसम से मैं वहीं थी। साले से शरारत से कंधा मारा तो इम्तिसाल के चेहरे पर शर्माहट नुमाया हुई। अब इतना आपदीदा तो मत हो। नहीं यार लाला, मैं अफसरदा नहीं हूँ, बस नर्वस हूँ। और नर्वसनेस की कोई ख़ास वजह? इम्तिसाल ने हाथों को आपस में उलझाया तो साले ने इसके हाथ आज़ाद किए। बेफिक्र रहो। जानती हूँ मैं तुम्हें किस बात की फ़िक्र है। तुम क्या मुझे हल्के में ले रही हो? मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगी। और रही बात फूफो की, तो तुम तो जानती हो वो डरपोक है। इन्हें फूफो जान का ज़रा सा रोब नज़र आए तो दुबक जाती हैं। इसकी बात पे इम्तिसाल की हंसी बुलंद हुई। वैसे तो बात तुमने ठीक की। हाँ ना, और बाकी का मैं देख लूँगी, फिक्र मत करो। इम्तिसाल ने उसके कंधे पर सर रखा। इसीलिए तो ज़्यादा परेशान नहीं हो। तुम हो ना सब संभालने वाली। बेफिक्र रहो। साले के मोबाइल ने शोर मचाया तो उसने मुस्कुराहट लिए कॉल पिक की। सलाम चाचू। वस्सलाम भांजी, वे किधर हो? जहाँ भी हो जल्दी से लॉन में हो, ज़रूरी काम है मुझे। बस आ रही हूँ। वह फ़ोन बंद करती एक्सक्यूज़ करती वहाँ से निकली। अपनी पसंदीदा शाल को कंधों पर दुरुस्त करती वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती मुड़ी तो सामने से आते इंसान को देखते संभलने से पहले उसे जा टकराई। इसके हाथ से मोबाइल फ़ोन फिसल कर 2-3 सीढ़ियाँ नीचे जा गिरा। बहुत माजरत, मैंने आपको देखा नहीं। मुकाबिल शख्स ने अपने सामने खड़ी 5 फुट 9 इंच की लड़की को बगौर देखा। सर आंखें खोलकर चला करो, नुकसान भी हो सकता है। साले ने ज़मीन से मोबाइल उठाकर एक नज़र उसे देखा। वो तो हो चुका। उसके मोबाइल की स्क्रीन डैमेज हो चुकी थी। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। सफ़ेद पैंट पर सफ़ेद ही हाफ स्लीव शर्ट और कंधों पर डार्क ब्लू कलर का स्वेटर बांधे वो दोनों हाथ आपस में बांधे खड़ा था। आपकी तारीफ? मुकाबिल चेहरे से वो अनजान थी। तो मुझे नहीं जानती? जानती तो होंगी। सायरा, तुम इस वक्त इस घर में खड़े हो तो अपने ही होगे, मगर पहचान से वाकिफ़ हूँ। मुकाबिल के पहचाने पर हल्की सी सिल्वट उभरी। मसब मसब असीम। आई सी। वह इस बात में सर हिला गए। और तुम्हारी तारीफ? जाले साले कदीम। मुकाबिल शख्स ने वो जहर भरा नाम सुनते एक भरपूर निगाह इस पर दौड़ाई। वो पहली नज़र में उसे जहर लगी थी जितनी उसे इस नाम से चिढ़ थी। मुकाबिल खड़ी इस नफूस से भी इतनी ही चिढ़ हुई थी। वेरी वेल, सेल्फोन नया ला दूंगा। ये कहता हुआ वो करीब से गुजर गया। जाले ने मुड़कर उसे देखना भी मुनासिब न समझा। नया ला दूंगा जैसे कंपनियां खोले बैठा है। वो सीढ़ियाँ उतरती दीवार के करीब पड़े टेबल पर मोबाइल फेंकती चल दी। मामूल के मुताबिक घर के हर काम में उसकी भागम भागी अब शुरू हो चुकी थी। चाचू के साथ हर काम में वो यूँ मदद करवा रही थी जैसे इनका बड़ा बेटा वो हो, और कैसे इनके बड़े बेटे ईसा हैदर का हमेशा की तरह कोई अता पता नहीं था।
وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کب آئے گا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ لنچ کے وقت عالم صاحب نے بھرپور نگاہ سب پر دوڑائی۔ ان کا وہ لمبا سا ڈائننگ ٹیبل آج مکمل تھا۔ وہ خوش تھے۔ عالم صاحب کے دائیں طرف زادے کی جگہ جبکہ بائیں جانب ان کی زوجہ محترمہ تھی۔ باقی اپنی سیٹ اپنی مرضی سے ارینج کر سکتے تھے۔ لالا بیٹا، مینجمنٹ والے نے آج شام 4 بجے تک کا وقت دیا ہے، مگر ہم لیٹ ہو چکے ہیں۔ فکر مت کریں، ہم ہیں نا، ہم جانتے ہیں 4 سے کیا 8 بج جائیں گے تو ضرور حاضر ملے گا۔ حیدر صاحب مطمئن ہوئے۔ وہ جانتے تھے وہ جو کہہ رہی ہے وہ ہوگا وہی۔ لنچ کے بعد چلتے ہیں، سب ہو جائے گا، بے فکر رہیں۔ زالے کی بات پر سب گوروں سے نظر بھر کر اسے دیکھا سوائے ایک انسان کے۔ وہ سب سے بے نیاز کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ عالم صاحب کی پوچھے جانے والی باتوں کا جواب دیتا اور واپس اپنے کام میں مگن ہو جاتا۔ اس کے عین مطابق مطلوبہ آدمی انہیں وقت سے پہلے ہی مل چکا تھا۔ حیدر صاحب اب پرسکون تھے۔ ان کا بوجھ بانٹنے والی وہ اکلوتی تھی۔ شادی میں ابھی 1.5 ماہ تھا، مگر گھر میں ہلہ گلا اور شور شرابہ یوں برپا تھا جیسے فنکشن کا ارتکاب ابھی سے ہو چکا ہے۔ بڑی پھوپھو کا اکلوتا بیٹا بھرپور کوششوں میں جاری تھا کہ کسی طرح وہ گولڈن گرل اس سے متاثر ہو جائے، مگر وہ رہی جذبات اور احساسات سے آری ایک سائیکو گرل۔ وہ گھر کی سب سے چھوٹی فرد انتصار کی چھوٹی بہن ہانیہ کو گھیر چکا تھا۔ اس لڑکی کے بارے میں جتنی معلومات ہو سکے وہ جمع کر لینا چاہتا تھا تاکہ وہ جب اس سے مخاطب ہو تو پہلی ہی نظر میں امپریس کر سکے۔ ڈنر پر ایک دفعہ پھر سب اکٹھے ہو چکے تھے۔ ہلکی پھلکی گفت و شنید کا سلسلہ بڑھا۔ زالیں اپنے سامنے سے آتی آواز پر اس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ باسط اس سے مخاطب تھا۔ سنا ہے آپ ایم فل سائیکالوجی کر رہی ہیں؟ ہاں بالکل، سائیکالوجی تو ہمیشہ سے ہی میرا پسندیدہ سبجیکٹ رہا ہے۔ باسط کی بات پر عفیفہ سمیت مصعب نے ایک دم سے اسے دیکھا۔ وہ ان پر دھیان دیے بغیر اپنی بات پر آگے بڑھ چکا تھا۔ ارے واہ، مجھے تو لگا تھا یہاں بس ایک ہی میں سبجیکٹ میں کریز رکھتی ہوں۔ تم بتاؤ، تمہارے کیا خیالات ہیں اس پر؟ وہ مسکرایا۔ خیالات تو بہت گہرے ہیں۔ تم کسی دن فری ہو جاؤ تو پھر ہم مل بیٹھ کر اس ٹاپک پر تفصیلاً گفتگو کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں، مجھے خوشی ہوگی۔ بلکہ میں کچھ ایسے ٹاپکس رکھتی ہوں جن پر مجھے بات کرنا بہت پسند ہے۔ تم چاہو تو ان پر ایک نگاہ دوڑا سکتے ہو، سالے نے اب کانفیڈنس سے کہا۔ ضرور، تو بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے؟ وچ ٹاپک؟ وہ سیدھی ہوئی۔ وہ میرے پسندیدہ ٹاپک کی فہرست میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے بیسکس آف ECG، ہومیوسٹیسس، تھنکنگ پوٹینشل، اس کے علاوہ ڈپریشن، رینل سائیکالوجی۔ وہ بول رہی تھی اور باسط کے چہرے کا رنگ اس کے دیے جانے والے ہر ٹاپک پر پھیکا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور کافی اہم ہے، نرو ریزیڈنس۔ میرے نزدیک یہ کچھ اہم ٹاپکس ہیں، تم چاہو تو ان پر ایک نگاہ دوڑا سکتے ہو۔ میرے خیال سے اچھی گفتگو ہو جائے گی۔ ہاں کیوں نہیں، میں ضرور چیک آؤٹ کروں گا۔ وہ اس بات میں سے سر ہلاتے کھانے میں مصروف ہوئے تھے۔ مصعب نے بمشکل ہنسی دبائی۔ حاضر دماغ؟ وہ دل میں سوچتا ایک نظر اس پر دوڑا گیا جو ہاتھ سے پلاؤ کھانے میں مصروف تھی۔ اسے یوں ہاتھ سے کھاتے دیکھ کر اسے الجھن ہو رہی تھی۔ ایک جھرجھری لیتا وہ نگاہیں ہٹا گیا۔ شام کے وقت موسم میں گہری سردی بڑھی تو عالم صاحب لان میں آتش دان کے گرد بیٹھے اپنے من پسند انسان سے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ ابرار کے دماغ خراب کر دینے والے ٹانٹرم سے پیچھا چھڑاتی وہ لان میں آئی تو ایک پل کو رکی۔ آؤ لالا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ عالم صاحب کی آواز پر وہ قریبی کرسی پر براجمان ہوئی۔ آپ فری ہیں دادا جان؟ بالکل بچے، مجھے تمام رپورٹ تفصیلاً چاہیے۔ بتاؤ۔ عالم صاحب نے رخ موڑی، اپنی توجہ اس پر مرکوز کی تو مصعب کی نگاہیں اس پر سے ہٹ کر موبائل فون پر جا ٹکی۔ آپ جانتے ہیں نا، آج کل عوام صاحب فارم میں آ چکے ہیں، یونیورسٹی میں ایک تحریک بنا چکے ہیں وہ ہمارے خلاف، اور اسی کے چلتے ایک بڑی تعداد میں افراد ان کے حلقے میں شامل ہو کر آپ پر تنقید جاری کر چکے۔ ہاں، تو اب یہ طریقہ اپنایا ہے اس ڈرپوک انسان نے؟ میرے پاس اس کا حل ہے، سالے نے اپنی شال درست کرتے کہا۔ میں سننا چاہوں گا۔ وہ سیدھی ہوئی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں جوابی تحریک کھڑی کرنا چاہتی ہوں۔ عالم صاحب نے پرسوچ انداز میں اپنی داڑھی کو چھوا۔ میرے خیال سے یہ بہتر رہے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان کی بات کی نفی کرتے ہیں اور وہ سب کے سبھی اسٹرانگ پوائنٹ رکھتے ہیں۔ ہم اگر انہیں جواباً اچھا سبق دیں تو یہ سب ختم کر سکتے ہیں۔ تمہاری بات میں دم تو ہے، پر بچہ یہ تو سیاست شروع ہو جائے گی نا، اور ہم تو ازل سے اس کے خلاف ہیں۔ نہیں دادا جان، آفیشل سیاست اور ایسی چھوٹی موٹی تحریکوں کا خاتمہ کرنے کے لیے نارمل لیگز میں فرق ہوتا ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں۔ جانتا ہوں لالا، مگر تم یہ سب اکیلے کیسے ہینڈل کرو گی؟ جانتی ہوں نا آج کل کے زمانے کو، اور عورتوں کو تو ہر کوئی کمزور سمجھتا ہے۔ یہی تو ان کی غلط فہمی ہوگی دادا جان۔
وہ مجھے کمزور سمجھیں گے اور میں انہیں بتاؤں گی کہ میں کتنی کمزور ہوں۔ عالم صاحب کی مسکراہٹ نمایاں ہوئی تو پاس بیٹھے اس نفوس نے ایک نگاہ سے دیکھا ہی کہ اس کی آنکھیں ایک پل میں بند ہوئی۔ آتش دان میں چلتی آگ کی روشنی اس کی ناک کے گرد محسوس نوز پن پر پڑی تھی اور گولڈن کلر کی وہ نوز پن اس قدر چمک رہی تھی کہ اس کے زاویے کے مطابق اس کی چمک سیدھا اس کی آنکھوں سے جا ٹکرائی اور وہ آنکھیں بند کرنے پر مجبور ہوا۔ اور کیا شروعات ہوگی اگر ہم یہ شروع کریں تو؟ سالے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ شروعات تو دھماکے دار ہوگی اور لوگ کیا پکاریں گے ہمیں؟ میرے خیال ہے اس سے عالمز فیلکن۔ عالم صاحب کی ہنسی بلند ہوئی۔ ویسے نام تو بڑا فٹ آتا ہے تم پر، تم ہو ہماری فیلکن۔ وہ گدھے اچکا گئیں۔ تو تیار ہو برخوردار؟ وہ جو بے نیاز سا بیٹھا تھا سوالیہ نگاہ ان کی طرف دوڑائی۔ تیار کس لیے؟ میں چاہتا ہوں ہماری بچی اکیلی یہ جنگ نہ لڑے، جب تک تم یہاں ہو اس کا ساتھ دو اور مل کر سنبھالو۔ دادا جان، اس کی ضرورت تو نہیں، میں کر سکتی ہوں۔ جانتا ہوں بیٹا، تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت کا، مگر پھر بھی سیفٹی کی خاطر تمہارا یوں اکیلے آنا جانا ٹھیک نہیں رہے گا۔ ویسے بھی مصب کو اس کام میں کوئی اعتراض نہ ہوگا، کیوں بیٹا؟ وہ متذبذب سا کبھی اسے دیکھتا تو کبھی حکم صادر کرنے والے کو۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں؟ بتا رہا ہوں بھائی۔ سالن نے رخ موڑے، ایک نظر بالکنی پر دوڑائی۔ عفیفہ اسے کب سے پکار رہی تھی۔ آپ فیصلہ کر چکے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ عالم صاحب نے اس کے کندھے پر تھپکی دو۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں ذرا آتی ہوں۔ وہ اٹھی اور رکی۔ اور بہت شکریہ دادا جان، آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گی۔ وہ مسکرائی اور چل دی۔ اور پیچھے بیٹھا وہ شخص اچھی طرح جانتا تھا کہ واقعی اسے کبھی مایوس نہیں کرے گی۔ آفاق بیگم اور عفیفہ سمیت باسط اور ابرام مل کر ہال میں شور برپا کیے ہوئے تھے اور ہر کوئی زالے کے کل واپس جانے پر اعتراض کر رہا تھا۔ قدیم صاحب نے بھی اعتراض میں حصہ لیا۔ ابو، میرے کچھ ضروری لیکچرز ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ضروری چیزیں مس نہیں کرتی میں۔ ٹھیک ہے بھائی، پھر میں کل تمہارے ساتھ ہی چلوں گا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ عفیفہ نے افسوس سے اسے دیکھا۔ ویسے ایک ہفتے کے لیے جا رہی ہوں، اس کے منانے پر وہ پیاری سی لڑکی مان چکی تھی۔ سالے کے واپس جانے سے پہلے چھوٹی پھوپھو سمیت بدر، وارث، دلہا، عالم ولا تشریف لائے تھے۔ ان سے ملاقات کرتی وہ نکل چکی تھی۔ اس کا ریسرچ ٹاپک فائنل ہونے جا رہا تھا اور مزید ٹاپکس پر کام کرنے میں وہ اتنی مصروف ہو گئی کہ یونیورسٹی جاتی تو کبھی شام کو تو کبھی 8 کے بعد ہی لوٹتی۔ عالم ولا میں تیاریوں کا زور و شور سے بلند مقام تھا۔ اپنی بیٹی کی شادی پر جہاں حیدر عالم خوش تھے، وہیں افسردہ بھی تھے۔ امتسال ان کی لاڈلی بیٹی تھی۔ یونی کی گراؤنڈ میں بیٹھی وہ دوستوں سے ہلکی پھلکی گپوں اور کام میں مصروف تھی۔ لالا، اوئے وہاں دیکھو، انشرا کے اشارے پر سالے نے گردن گھما کر دیکھا۔ چہرے پر غصہ اور بیزاری سجائے وہ ڈیشنگ سا پرسنالٹی والا انہی کی طرف آ رہا تھا۔ رامش ایک جھٹکے سے بیگ ٹیبل پر پٹخا۔ تم نے مجھے گروپ سے نکال دیا ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ ہاں نکال دیے، سست لوگ مجھے نہیں پسند۔ سالے، وہ چلایا تو سب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے سوائے اس کے۔ زالے نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آخر یہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تم جانتی ہو نا، میں سیمسٹر کے بیچ میں کٹ آف کروا کر ٹیم میں حصہ لیا تھا۔ بس کچھ دن میں نے لاپرواہی کیا برتی، تم نے میری پوزیشن فائق سر کے سامنے اتنی احمقانہ پیش کر دی۔ وہ مسکراتی ہوئی اٹھی۔ اگر تم ایک دن بھی لاپرواہی برتو گے تو میں ایسا ہی کروں گی، اور میں نے تو تمہیں 2 ہفتے برداشت کیا ہے۔ سالے، تم اپنی حد پار کر رہی ہو، وہ چلایا۔ پہلی بات، وہ ایک قدم آگے قریب ہوئی۔ میرے سامنے بلند آواز میں دوبارہ بات مت کرنا، اور دوسری بات، تم مجھے مت سکھاؤ کہ میری حدود کیا ہیں، اور تم ہوتے کون ہو یہ طے کرنے والے؟ تم اس ٹیم سے نکل چکی ہو اور میں دوبارہ تمہیں یہاں نہ دیکھوں۔ وہ سر لہجے میں مگر تحمل سے بولی تو مقابل شخص آپر سے باہر ہو چکا تھا۔ وہ اس سیکنڈ میں ہی اس کی طرف لپکا ہے کہ اس کی ٹیم کے 2 لڑکوں نے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ رامی، ہوش میں آ، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں سالے۔ وہ دونوں ہاتھ باندھے آرام سے کھڑی تھی۔ کیا کرو گے تم؟ تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ تم تو کیا کرو گے میں نہیں جانتی، مگر میں کیا کر سکتی ہوں تمہیں ابھی بتاتی ہوں۔ وہ مڑی اور تیز تیز نگاہ آس پاس دوڑائی۔ قریب پڑی فولڈیبل کرسی اٹھائی، وہ اسے فولڈ کر کے اس کی طرف پھینک گئی۔ ان دونوں لڑکوں نے اس سے دور ہوتے اپنا آپ بچایا، مگر وہ کرسی اس کے کندھے پر جا لگی۔ وہ پھر سے مڑی۔ سارے رک جاؤ، کیا کر رہی ہو؟ انشرا اس کی طرف بڑھی، تبھی وہ ایک اور کرسی اٹھا چکی تھی۔ تمہیں آرام اور تحمل سے بات سمجھ نہیں آتی نا؟ میرے پاس بہت سے طریقے ہیں سمجھانے کے۔ وہ ہاتھ میں پکڑی کرسی اس کی طرف اچھال چکی تھی۔ وہ چند قدم پیچھے ہوتا، تالے پیچھے بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور دوبارہ یہاں نظر مت آنا۔ تم ایک سائیکو لڑکی ہو، مکمل پاگل۔ وہ سٹ لہجے میں بولا۔ میں اچھی طرح سے یہ بات جانتی ہوں، تمہیں مجھے آشنا کروانے کی ضرورت نہیں ہے، نکلو۔ وہ غصے سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ آئی سیڈ آؤٹ، وہ چلائی تو وہ اپنا بیگ اٹھاتا الٹے قدموں چلتا اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا ظالے قدیم۔ اوہ جا پراں۔
आया बड़ा हिसाब लेना। वो बड़बड़ाती वापस अपनी कुर्सी पर आ बैठी। अंशरा और निगार समेत उसकी टीम के 2 लड़के बस उसे देख कर रह गए। अब तुम सबको क्या दावतनामा भेजूं? अपना काम मुकम्मल करो सब के सब, शो ख़त्म हो चुका है। वो सर्द लहजे में बोली तो सब वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गए और अंशरा ने ज़मीन पर पड़ी कुर्सियां उठाकर तरतीब से रखी। उसके गुस्से से सभी लोग वाकिफ़ थे, मगर यूं हाथापाई करते कभी किसी ने नहीं देखा था। कुछ वक्त गुजरा। ग्रुप में गहरी खामोशी थी। आसपास बैठे स्टूडेंट्स खुसर बुसर में मसरूफ़ थे, जबकि वो सबसे बेनियाज अपने काम में मसरूफ़ थी। ज़ाले, अंशरा ने पुकारा तो ज़ाले ने नज़रें इस पर मरकूज़ की। मेरे ख्याल से वो रुकी। तुम्हें कोई एतराज़ है? वो नफ़ी में सर हिला गई। तो वो मुसलसल उसे देख रही थी। इसकी स्याह आंखों में अलग ही रंग था, पागलपन। अंशरा ने इस पर से निगाह हटाई। वैसे खुद पसंदी की भी कोई हद होती है, निगार ने आम से लहजे में कहा। मैं खुद पसंद नहीं, खुद एतमाद हूँ, और दोनों में फ़र्क होता है। अपनी बात के इख्तिताम पर साले ने निगार की तरफ देखा और दोनों बैक वक्त हंस दी। वैसे तुमने बिल्कुल ठीक किया साले। वो ऐसे ही समझने वाला था। हबीब ने उसे सराहा तो शामिर ने भी हाँ में हाँ मिलाई। देखते ही देखते इस छोटे से ग्रुप में हंसी बुलंद हुई। वैसे ये कुर्सी काफ़ी काम की है, मैं तो इसे बेकार समझता था। मेरी भी बाजू पर लगी, काफ़ी वजनी है, शामिर ने शरारत से कहा तो अंशरा की हंसी बुलंद हर तरफ गूंज गई। शुक्र करो उसका सिर नहीं फाड़ता मैं। शुक्र करो उसका सर नहीं फाड़ दिया मैंने। वो हमेशा ही पंजाबी बोलती थी क्योंकि उसकी मादरी ज़बान थी और वह सब दिलचस्पी से सुनते भी थे। प्रोजेक्ट के इख्तिताम पर एक छोटी सी पार्टी का एहतमाम किया गया था। ज़ाले के लाख मना करने पर भी निगार और बाकी सब की फरमाइश पर उसे ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। वो घर दाखिल हुई तो लॉन में खड़े माली ने उसे खुशामदीद कहते ही कदीम साहब की गैर मौजूदगी से आका किया। वो उस बात में सर हिलाती घर में आई। चाचू की इतनी कॉल्स। वो बैग एक तरफ रखती मोबाइल थामे सोफे पर रह बैठी। एक से दूसरी बेल पर कॉल कनेक्ट हुई। अस्सलाम वालेकुम चाचू। सब खैर? आपकी कॉल्स मैं पिक नहीं कर सकी, मसरूफ़ थी। हाँ बेटा, वो दरअसल मैंने जो फ़ाइल तुम्हें संभालने को कहा था वो तुमने रखी कहाँ है? मैंने तुम्हारे कमरे में भी ढूंढा मगर मिली नहीं। वो सर खुजा गई। मेरे ख्याल से वो मेरे बैग में है चाचू। वो अफसोस से बोली। आपको भी चाहिए तो मैं भिजवा देती हूँ। अरे नहीं, तुम जब आओ तो याद से लेती है ना, जल्दबाजी की कोई बात नहीं। अरे वाह चाचू, आप तो सियाने हो गए। हैदर आलम की हंसी बुलंद हुई। साहिर भांजी जो समझदार पाई है। वो मुस्कुराई। हर वक्त जल्दबाजी में रहने वाला इंसान ये बात कर रहा था, हैरान होना तो बनता था। वो बेनियाज सा इंसान पाकिस्तान आज चाहते हुए भी आया था, मगर यहाँ का माहौल और अपने घर के अतराफ की खूबसूरती देखकर वो दिल से खुश हुआ था। सोचा नहीं था कि पाकिस्तान इतना खूबसूरत होगा। अजीम साहब ने उसके कंधे पर थपकी दी। ज़रूरी नहीं जो हम इमेजिन करते हैं वो सच हो, अक्सर इसके बरक्स सच बरक्स भी होता है, और जब वो हमारे सामने आता है तो हम हैरान ही रह जाते हैं। आप ये फिलासफी बातें कब से करने लग गए डैडी? फिलासफर तो मैं हमेशा सही था, तुमने ध्यान ही कब दिया? वो मुस्कुराया। तो आपका मतलब है मैं आप पर ध्यान नहीं देता? ये तो तुम्हारी सोच है ना यंग मैन। वो गहरी सांस भर गया। बाकी बातें एक तरफ, मगर यहाँ एक सुकून है। आई फील रिलैक्सड हेयर। अजीम साहब की मुस्कुराहट नुमाया हुई। यूं ही नहीं अपने वतन के गुन गाते बेटा। यहाँ जो सुकून मैसर है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं। ये अब्रॉड कंट्रीज बस पैसा कमाने की मशीन है। वहाँ सुकून नाम का कॉन्सेप्ट नहीं। आई एग्री विद यू। वो पेंट की जेबों में हाथ डाले बोला। पार्टी का एहतमाम एक बुलंदों वाला होटल में किया गया था। चमकती रंग बिरंगी लाइटें माहौल को अजीब सा बना रही थी। बिल्कुल क्लब जैसा माहौल लग रहा था। डिप्रेसिंग, अंशरा ने चिढ़कर कहा, जबकि साले हमेशा की तरह मज़े से बैठे थे। तुम साइकोलॉजी की स्टूडेंट हो अंशु, और तुम्हें ऐसे डिप्रेसिंग माहौल से चिढ़ हो रही है? कमाल नहीं हो गई? अंशरा की हंसी बुलंद हुई। ऐसे माहौल, उल्टी बातें, पागलाना तजुर्बात तो हमारी पहचान है। हमें इन सब की आदत है। क्यों? हाँ बिल्कुल ठीक कहा, मगर यहाँ वाकई अजीब लग रहा है मुझे। चलो इस तरफ चलते हैं। वो इसलिए एक ओपन एरिया की तरफ आई। सामने ही बड़ा सा पूल था। नीले रंग के पानी में तैरती बड़ी बड़ी डक्स, और साथ ही बिना ताम झाम देखती हुए उनसे रीडिंग देने में मसरूफ़ थी। करीब से गुजरते एक वेटर ने इन्हें ड्रिंक सर्व की और चलता बना। एक दूसरे से खुशखबरी में मसरूफ़ के दौरान वो वापस आ लाई और अंशरा निगार को ढूंढती एक तरफ हो गई। वो मोबाइल पर कुछ टाइप कर रही थी कि अचानक ही उसके अपने सर में एक शदीद झमाका महसूस हुआ। वो इतना शदीद था कि एक पल को तो उसके मोबाइल की स्क्रीन धुंधली दिखाई दी। साले ने सख्ती से आंखें मीचते खोली। उसे वहाँ एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। मोबाइल फ़ोन बैग में डालती उठी तो एकदम लड़खड़ाई। वो अपने कदम बढ़ा गई। वो इस वक्त बस वहाँ से निकलना चाहती थी। लॉबी से गुजरते उसे अपनी कलाई पर एक सख्त ग्रिप महसूस हुई। वो पलटी तो एक जलील से मुस्कुराहट उसके रूबरू खड़ी थी।
रामेश ने एकदम उसके अपनी तरफ खींचा और उसकी कलाई पर गिरफ्त मजबूत करता वो अपने कदम बढ़ा गया। वो मज़ामत कर रही थी मगर इसके हवास धीरे धीरे मध्यम होते जा रहे थे। छोड़ो मुझे, आई सेड लीव मी, वो चिल्लाई। कमरे का दरवाज़ा खुला और उसकी कलाई पर मजबूत होती गिरफ्त से उसे एक ज़ोरदार झटका लगा और वो लड़खड़ाती हुई ज़मीन पर जा गिरी। उसे अपनी आंखों के सामने का मंजर कभी धुंधला दिखाई देता तो कभी वो साफ हो जाता। उसे बस इतना दिखाई दे रहा था कि मुकाबिल इंसान इसकी शाल और दुपट्टा खींचकर उससे दूर कर चुका है। वो लड़खड़ाती हुई उठी और रित के हाथ खुद तक पहुंचने से पहले उसने एक तरफ उसे धक्का दिया। वो हंसा। मज़ाहमत बेकार है लड़की, जितने चाहे कर लो, मगर हिसाब तो तुम्हें देना होगा। वो दरवाजे की तरफ लपकी तो पीछे खड़े इंसान ने अपना मोबाइल निकालकर उसकी तरफ घुमाया। उसने एक हाथ से उसे खींचा तो जाली की फ्रॉक का कोना उसके हाथों में लाया। वो चिल्लाती हुई इससे दूर हुई तो फ्रॉक एक तरफ से फट चुकी थी। घटिया इंसान, मुझसे दूर रहो वरना वो हशर करूँगी कि ज़िंदगी भर भुला नहीं पाओगे। वो बुलंद आवाज़ में बोली। तुम्हारी इसी अकड़ पर तो मरता हूँ मैं, मगर उसे मैं मिट्टी में मिला के रख दूंगा। वो उसकी तरफ बढ़ा तो जाले ने उसकी बेड की तरफ अपने लड़खड़ाते कदम बढ़ाए। वो इसकी तरफ देखते ही बढ़ा कि उसने बेड पर से पड़ा लैपटॉप उठा के इसके सर पर दे मारा। उसकी ज़रब लगाने की शिद्दत इतनी पुरजोर नहीं थी, पर वो एकदम पीछे हुआ ही कि उसके बाद एक की और ज़रब लगाते उसे ज़मीन बोस होने पर मजबूर कर दिया। उसकी कनपटी से निकलता खून सफ़ेद फर्श पर फिसल रहा था। वो चिल्लाती हुई उठी ही कि कमरे का दरवाज़ा एकदम खुला। साले, अंशरा ने बुलंद आवाज़ में पुकारा, मार डालूंगी तुम्हें। घटिया इंसान, वो चीखती उसकी तरफ बढ़ी कि अंशरा ने तेज़ी से बढ़कर उसे थामा। छोड़ दो इसे, वो मर जाएगा साली, छोड़ दो मुझे। वो और अपने रहे सहे असाब दुरुस्त करके इस तरफ लपकी। वो ज़मीन पर पड़ा हंस रहा था। उसे डराना चाहता था मगर उस पर उल्टा पड़ चुका था। अंशरा ने उसे बढ़कर थामा, उसकी शाल और बैग पकड़ती उसे घसीटती हुई कमरे से बाहर ले जा चुकी थी। रामेश की हंसी बुलंद हुई और वो अपने जख्म पर हाथ रखे बमुश्किल उठ बैठा। मानना पड़ेगा, लड़की में दम तो है। उसकी शर्ट पर कनपटी से निकलता खून फैल चुका था। अंशरा, वो मैं मार डालूंगी उसे, कसम से मैं नहीं छोड़ूंगी। साले प्लीज़ होश में आओ। आखिर ये सब कैसे हुआ और कब? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी, मुझे लगा तुम घर जा चुकी हो। मैंने तुम्हें कॉल्स भी की। मैं तो पार्टी छोड़कर घर जा रही थी जब मुझे वहाँ से एक आवाज़ सुनाई दी। आखिर ये सब? अंशरा प्लीज़ खामोश हो जाओ, वो बुलंद आवाज़ में चिल्लाई। मैं इस हाल में घर नहीं जा सकती। उसने सख्ती से सर को थामा। घर पर अब्बू, वो घर है और मैं, तुम फिक्र मत करो, मेरे साथ चलो, मेरे फ्लैट चलते हैं, तुम्हारी तबीयत कुछ बेहतर हो जाए तो। वो इस बात में सर हिला गई। अंशु, ध्यान रखो, वो एक नंबर का कमीना है, अगर वो हमारा पीछा कर रहा हुआ तो। अंशुल ने ड्राइव करते एक नज़र अपने पीछे दौड़ाई मगर वहाँ कोई नहीं था। आखिर ये सब कैसे हुआ साले? प्लीज़ चुप हो जाओ, इस वक्त चुप रहो बस। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, सवाल मत करो वरना तुम्हारा गला दबा दूंगी। वो सीट से टेक लगाए गहरी सांस भर रही थी। अंशरा ने थूक निकला। इसका वाकई कोई भरोसा नहीं था, वो कुछ भी कर सकती थी। उस समय इसके दिमाग में जो है वो कर जाती थी, चाहे इससे सामने वाले का या खुद अपना ही कितना नुकसान क्यों ना हो। फ्लैट पहुंचते ही अंशरा ने उसे लिटाते पानी के 2 गिलास पूरे चढ़ा दिए। अब्बू, मेरा मोबाइल, मेरा बैग कहाँ है? वो गाड़ी में ही है, मैं लेकर आती हूँ। वजन से फ्लैट से निकलते पार्किंग की तरफ आई। साले ने कदीम साहब को लेट होने की वजह से अंशरा के साथ ही रुकने का मैसेज करते लंबी सांस भरी। न जाने कितनी देर वो वहीं बेहिस हरकत पड़ी रही। उसके गुमान में भी नहीं था कि वो इंसान इस हद तक जा सकता है। वो तो मुकाबिल लड़की कमज़ोर नहीं थी, वो अपना बचाव करना जानती थी, मगर वो होश हवास में होती तो यकीनन अब तक रामेश अवान की लास्ट रेस्क्यू हो चुकी होती। जाले कदीम के लिए खुद को बचाव के लिए किसी को मार देना मुश्किल नहीं था। वो मार देने की ताकत और हिम्मत रखती थी। कदीम साहब ने उसका मैसेज मिलते एक मुतज़ब्ज़ब से निकाह वहाँ वक्त पर दौड़ाई। वो कभी ऐसा तो नहीं करती थी, चाहे आने में जितनी भी देर हो जाए। वो कभी दोस्तों के घर नहीं रुकी थी, मगर कुछ सोचते हुए सर झटकते मुतमईन है थे। इन्हें अपनी बेटी पर पूरा यकीन था। वह सुबह के 3 बजे घर आई थी और बिना बाप को इतला दिए वह जन से कमरे में दाखिल होती शुक्र भरी सांस खारिज कर दी। उसने एक नज़र खुद को आईने में देखा। इसकी पसंदीदा फ्रॉक एक तरफ से फट चुकी थी, मगर वो इस तरह से नहीं फटी थी कि इसका वजूद नुमाया होता, मगर वो उसे पसंद थी। हरामी इंसान, तुम्हें इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। अब तो देख मैं करती क्या हूँ। तुझ समय तेरे बाप को आलम ख़ानदान के जूतों की धूल न चटवाई तो मेरा नाम भी जाले कदीम नहीं। अपने बाल बांधती वो फ्रेश होती किचन में आई थी। रुखसाना आंटी के साथ मिलकर नाश्ता बनाते उसने एक नज़र वक्त पर दौड़ाई और अपना दुपट्टा दुरुस्त करती सीढ़ियों के साथ बने कमरे के दरवाजे पर नॉक कर रही थी। दूसरी नॉक पर ही कदीम साहब फुल तैयार हुए दरवाज़ा खोले खड़े थे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम, तुम कब आई बेटा? बस कुछ देर पहले। आई एम रियली सॉरी, काफ़ी लेट हो गई थी रात, तो इसलिए मैं अंशु के घर ही रुक गई। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी हो जाता है।
वो मुस्कुराई। नाश्ता करके जाइएगा। कदीम साहब के कदम थमे। वो जल्दी जाने का इरादा तर्क करते अब नाश्ता फुर्सत से करने में मसरूफ़ थे। मैं अपनी लीग स्टार्ट कर रही हूँ अब्बू, दादा जान ने इजाज़त दे दी है। अब्बा जान ने बताया था मुझे। तो क्या इरादा है अब? इरादा तो काफ़ी धुआंधार है। वो पंगा तो ले चुके हैं हमसे, मगर इसका जवाब मैं ऐसा दूंगी कि कल के छोकरे अपनी किस्मत पर पछताएंगे। कदीम साहब की हंसी बुलंद हुई। मार तो नहीं डालोगी इन्हें? वो तनसिया मुस्कुराई। फिलहाल तो इसका इरादा नहीं, मगर क्या पता कल को बदल जाए। कदीम साहब ने टेढ़ी निगाहों से उसे देखा। तुमने ना ही कहा है ना? वो मुस्कुराई। आपने ना सुना तो नहीं ना? वो सर झुका दिया। मगर अब ज़ाले कदीम अपनी फॉर्म में आ चुकी थी। वो साइकिल लड़कियां पागलपन पर उतर आई थी, जिसका खमियाजा अवान ख़ानदान को भुगतना था। पहले दिन उसके धमाकेदार स्पीच पर ढेरों अफराद उसकी तहरीक का हिस्सा बन चुके थे। ज़ाले की स्पीच सुनने की लोगों के भीड़ में मौजूद एक तरफ रामेश भी था और ढेरों लोगों की तालियों और सीटियों में इसकी ताली भी शामिल थी। तुम कमाल हो ज़ाले, एक दिन बहुत आगे जाओगी। वो बुलंद आवाज़ में बोला तो ज़ाले ने तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। उसने माइक पर नॉक किया तो शोर थमा। हाँ, आप सबको एक मज़े की बात बताऊं? वो सीधी हुई। ब्रिटिश लोगों की एक कहावत है, व्हेन यू कैंट फाइट विद द एनिमी, जॉइन देम। और मुझे लगता है कि कुछ बुज़दिल लोग अपनी तालियां लिए हाजिर भी हो चुके हैं। वो मुंह संवारती माइक से हटी तो हुटिंग की आवाज़ बुलंद हुई। रामोशवान पर सबकी निगाहें टिकी। वो खड़ा फुर्सत से मुस्कुरा रहा था। लगता है तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। हमारी फैल्कन मैदान में उतर आई है। शामिर ने बुलंद आवाज़ में कहा तो सबने इसकी बात से इत्तफाक किया। मुबारक हो लाला, तुम तो पहले ही दिन काफ़ी पॉपुलर हो गई। साले ने गर्दन घुमाकर देखा। जो लोग ख़ानदानी पॉपुलर हों उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती। एड़ियाँ घिसकर यहाँ तक पहुँचने वाले भला ही क्या जाने अब। करीब बैठे सभी ने हंसी दबाई। वैसे तुम पर तुम्हारा निकनेम बहुत सूट कर रहा है, रामी। बस शुरुआत में हे लगा लिया करो। वो उठी और अपना बैग संभालती वहाँ से चलती बनी। गजब बेइज्जती की है। हबीब मन बनाया तो रामेश ने बिजली की तेज़ी से उसे देखा और वह तेज़ कदम उठाता उसके पीछे हो लिया। ज़ाले ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो रामेश ने बढ़कर दरवाज़ा एकदम बंद किया। उसने गहरी सांस भरी। लगता है कि कुछ कमी रह गई थी लास्ट टाइम। वो तनसिया मुस्कुराया। हाँ, रह तो गई थी, मगर अब वो पूरी मैं करूँगी और तुम अपनी इन आँखों से देखते ही रह जाओगे मिस्टर हरामी। वो आखिर लफ्ज़ को लंबा करके बोलो। एक तनसिया मुस्कुराहट उछालती वो जन से गाड़ी के करीब से उसके निकाल के ले तो गई थी, मगर रामेश ने उसे जाते हुए देखकर आ भरी थी। सचमुच अपने निकनेम पर पूरा उतरता था वो।